नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। उगता सूरज पहली किरण, काली चरण काली चरण। 90 के दशक से राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों ने इस नारे को सुना होगा। काली चरण इसी नारे के साथ साथ जयपुर की राजनीति के यूथ आइकॉन बन गए थे। समय बदल गया, लेकिन छवि आज भी बरकरार है। आज भी युवा नेता के तौर पे उनकी पहचान है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ। कालीचरण जी, कैसे आपकी ये युवा नेता उम्र गुजर गई, लेकिन युवा नेता आप बने हुए हैं कैसे? देखिए, सबसे ज़्यादा युवकों की टीम हमारे पास है, नौजवानों की टीम है। और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था मैं 1974-75 में। उसके बाद कॉलेजेस की राजनीति मैंने की है और यूथ की पॉलिटिक्स की है। इसलिए अब आज भी लोग यदि यूथ मानते हैं तो मानते हैं। आपकी जो टीम में जो बुजुर्ग और सफ़ेद बाल वाले कम दिखाई देते हैं, क्या वो जो उस समय आपके साथ जुड़े हुए थे वो भी आपसे पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास मिश्रण है। मेरे पास बुजुर्गों की टीम भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद। कहते हैं नेता के ऊपर इतना प्रेशर होता है, बहुत जल्दी बुढ़ा हो जाता है, लेकिन आप कैसे युवा बने हुए हैं? कोई नुस्खा, कोई ऐसा जो और भी नेताओं को देखिए, ये तो सतत संपर्क, जनता से सतत संपर्क रहता है, भीड़ से हम घिरे रहते हैं और स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और क्या बात है कि यूथ आपसे जुड़ा रहता है। मैंने बताया ना आपको कि सबसे सतत संपर्क रहता है। यूथ को भी ऐसा लगता है कि अपनापन। कालीचरण जी, आप छात्र राजनीति से राजनीति में आए, लंबा अब तो दौर गुजर गया राजनीति में। अब तो राजनीति और कालीचरण जी जयपुर में एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। कहाँ अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरा उद्देश्य है काम करना। जो पार्टी नेतृत्व काम देती है उस काम को मैं करता हूँ और अभी भी मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ। कालीचरण जी, लेकिन हम लोग तब स्कूलों में थे, कॉलेजों में थे और तेज़ी से आप उभर रहे थे और सब लोगों को लगता था कि हाँ, अगला जो चेहरा है राजस्थान की राजनीति का, अब कहाँ पाते हैं? क्योंकि कई ऐसे चेहरे जो उस समय नज़र भी नहीं आते थे आज आपके साथ बगल में खड़े हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने बताया ना कि मेरा काम है पार्टी नेतृत्व जो मेरे से काम लेना चाहता है उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ और उससे मैं निश्चित रूप से संतुष्ट हूँ। क्या आपको लगता नहीं है कि राजनीति जिस तेज रफ्तार से गुजरी, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी रफ्तार धीमे पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो लोग कहते थे कि कालीचरण जी 6 बार विधायक रह चुके, इस बार तो बड़ा मुश्किल है, सामने अर्चना शर्मा है, ब्राह्मण कैंडिडेट है। पर 48,718 वोटों से जीता मैं। फिर लोकसभा का चुनाव आया तो फिर वही कि क्या पता क्या होगा, तो मैं 84,000 वोटों से मालवीय नगर से मैंने लीड दिलाई। और फिर जब अभी नगर निगम का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि जयपुर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पर 10 में से 7 जीते हैं, कहीं पर 10 में से 5 जीते हैं, कहीं पर 13 में से 9 जीते हैं। पर हमने 9 की 9 सीटों पर विजयश्री हासिल करके पुनः एक बार ये बता दिया कि जनता हमारे साथ है। ये तो कालीचरण जी बात सही है कि भाजपा भी मानती है कि आप चुनाव के मामले के मास्टरमाइंड हो चुके हैं। आप बिल्कुल मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हो चुके हैं। चुनाव जिताने का मामला जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, चुनाव कोई स्ट्रेटेजी से और उससे नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है मेहनत से, चुनाव जीता जाता है सतत संपर्क से, चुनाव जीता जाता है सक्रियता से, और वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपका कहना है जो हारते हैं वो निष्क्रियता के कारण हारते हैं? अब ये तो खैर वही बता सकते हैं कि वो क्यों हारते हैं, पर मैं जो चुनाव जीतता हूँ या जो मैं जिन पर विश्वास करता हूँ वो विजयश्री हासिल करते हैं। और वो कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आता है? क्योंकि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ, कि वो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो कैसे आता है? मैं कोई 6 महीने का या 1 साल का विधायक नहीं रहता, मैं 5 साल काम करता हूँ। कहते हैं जयपुर की राजनीति में कुछ समय पहले 2 ध्रुव हो गए थे, एक भंवरलाल शर्मा और एक कालीचरण। तो ये जो ध्रुव बनने का आपके भंवरलाल जी शर्मा का जहाँ तक सवाल है, वो हमारे आदर्श रहे हैं और भंवरलाल जी शर्मा से कभी हमारा कंपटीशन नहीं रहा, कभी कंपटीशन नहीं रहा। वो हरदम बुजुर्ग, लेकिन उनका एक छत्र राज्य था। उस एक छत्र राज्य में कहीं ना कहीं कालीचरण जी की किरण ने कहीं ना कहीं सेंध तो लगाई दी थी। भंवरलाल शर्मा हमारे शुरू से पूज्य रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं और हमने हरदम उनको जयपुर की राजनीति में आदर्श माना है। इसलिए उनसे कंपटीशन का कोई प्रश्न नहीं पैदा। राजस्थान विश्वविद्यालय का जब आपने 1974 में चुनाव जीता, तो उस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत ज़बरदस्त जातिवाद हावी था। ये बात सही है कि उस समय जातिवाद का बड़ा ज़बरदस्त बोलबाला था और जातिवाद के उस ज़बरदस्त माहौल में और
बिना किसी जातिगत आधार के चुनाव जीतना निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत क्या कैसी वही कालीचरण जी, क्या दर्शकों के साथ भी वो जो स्ट्रेटेजी आपकी होती है चुनाव जीतने की, कुछ नुस्खा बताएंगे जिससे कुछ लोग नेता और तैयार हो जाएं? ये अंदर की बात है। अंदर की बात, आप नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा नेता और उभर के आ मैंने जाएं? पता है ना, सतत संपर्क और सक्रियता। आप 1974 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद आपातकाल लगा, फिर राजनीति में एंट्री आपकी कैसे हुई? देखिए, मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। उन्हीं के निर्देश पर मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था और उसी के बैनर के नीचे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसके बाद समान विचारधारा के आधार पर मैंने जनता पार्टी में सदस्यता हासिल की और जनता पार्टी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो सक्रियता के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया। कालीचरण जी, एक बड़ी बात है कि आज की राजनीति में कहा जाता है कि किसी न किसी नेता का आशीर्वाद होना चाहिए, पर आपको किस नेता का आशीर्वाद था ये आज तक पता नहीं लगा पाए। बहुत खोज की कि कालीचरण जी को किस बड़े नेता के सहारे आगे देखिए, मैं किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ा हूँ। मैं मेरे संघर्ष के आधार पर और पार्टी की नीतियों में निष्ठा के आधार पर आगे बढ़ा हूँ। मैं संगठनात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं किसी व्यक्तिवादी तो क्या लगता नहीं है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं होने के कारण आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ा? नहीं, मैंने बताया ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। हम किसी व्यक्ति के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच है, राष्ट्रवादी विचारधारा है और उसी के आधार पर हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पर आपका कोई गॉडफादर होता मान? नहीं, कोई गॉडफादर की आवश्यकता आपकी गॉडफादर की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ तक आदर्श का सवाल है, परम पूजनीय गुरु जी मेरे आदर्श हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे आदर्श हैं और जहाँ तक राजस्थान की पॉलिटिक्स का सवाल है, भैरव सिंह जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर कालीचरण जी, क्योंकि यूथ तो सोचता था जयपुर का कि आप बहुत तेज़ी से आगे तो कहीं ना कहीं आपने कुछ नुस्खों में अपनी कमी कर दी, शायद चापलूसी वापलूसी जो करना जो है अगर आप कर लेते तो शायद। मैं जिस आज मुकाम पर हूँ, आज 9 विधायक हैं और सबसे पहले पार्टी नेतृत्व ने मुझे यहाँ से मंत्री बनाने की सोची और मुझे मंत्री बनाया, तो ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है उसका पार्टी में मूल्यांकन निश्चित रूप से किया जाता है। पर कालीचरण जी, जब शेखावत मंत्रिमंडल की बात आती है तो उसमें बड़ी अपेक्षाएं थी कि आपको जल्दी लेंगे, लेकिन तब भी बैलेंस करते हुए उस समय राज्यपाल जी के साथ आपको लिया गया, बहुत कम छोटा मौका दिया गया। क्या लगता नहीं है कि उस समय आप सीनियर भी थे, जयपुर की जनता की आवाज़ भी बन चुके थे, तो क्या कहीं अगर मान लो गॉडफादर होते कोई ना कोई? देखिए, अब ये बातें पुरानी हो गई। भैरव सिंह जी शेखावत आज इस दुनिया में नहीं है, पर वो व्यक्ति की कार्य क्षमता के बारे में उनका मूल्यांकन बहुत सटीक रहता था और जब उन्होंने उचित समझा उन्होंने हमारा उपयोग किया। तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी इस मामले में? कोई नाइंसाफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जयपुर की राजनीति जो भाजपा की राजनीति है उसमें एक ध्रुव तो बिल्कुल स्थायी है, वो कालीचरण जी वाला ध्रुव, दूसरा बदलता रहता है। कभी भंवरलाल जी का हुआ, आजकल राज्यपाल जी का हो गया। देखिए, राज्यपाल जी हमारे कहीं कंपटीटर नहीं हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। राज्यपाल जी जो भी काम करते हैं वो हमसे राय लेके करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उनसे राय लेके करते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व चलता है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं चलता है। तो ये केवल जनता और मीडिया के सामने ही दिखावा होता है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे जयपुर शहर की एक खासियत है। आज राजस्थान के कई शहरों में आपको समाचार मिलेंगे कि वहाँ फलानी जगह गुटबंदी, बीकानेर में तो झगड़ा तक हो। तो हमारे यहाँ कोई ग्रुपिज्म नहीं है, हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सामूहिक राय लेकर के हम काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि जयपुर में कहीं कोई ग्रुपिज्म नहीं। पिछला जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, माना तो जा रहा था कि आपका कहीं ना कहीं विभाग चेंज होगा और शिक्षा का विभाग को 2 भागों में बांटकर केवल उच्च शिक्षा, इसके पीछे क्या रीज़न क्या था? देखिए, ये मैंने स्वयं ने वसुंधरा जी से अनुरोध किया था कि भाई ये बड़ा महकमा है और इसमें केवल स्थानांतरण के अलावा कोई काम नहीं होता और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसलिए स्कूल शिक्षा का जो था, मैं मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो हमारे सहयोगी देवनानी जी को ये विभाग दिया। आज उच्च शिक्षा मेरे पास है, तकनीकी शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है
और उसके साथ साथ जहाँ लोग कहते हैं कि साहब आपका कद घट गया, तो उसके साथ सैनिक कल्याण और विज्ञान दूसरे विभाग और 2 विभाग और दिए हैं। तो अब निश्चित रूप से इन 5 विभागों में कुछ कर गुजरने की क्षमता है और निश्चित रूप से हम अपनी पहचान बनाएंगे कि हमने ये काम की। एक कालीचरण जी, एक जब आपके पास पूरा विभाग था तो एक सांप आपके गले में लटका दिया गया था एकीकरण का। कितना नुकसान हुआ उसका? एकीकरण आज प्रदेश की आवश्यकता है। आज इस प्रकार के 142 स्कूल हमारे राजस्थान में जिसमें एक भी बच्चा नहीं, जीरो एनरोलमेंट, और काफ़ी स्कूल इस प्रकार के कि जहाँ बच्चों की संख्या 10 से कम। तो ये कहीं कोई सांप की आवश्यकता नहीं है, ये शिक्षा जगत में सुधारात्मक कदम था और निश्चित रूप से एकीकरण का हमको फायदा मिला है। इसका क्यों इतना विरोध क्यों हो गया? एकीकरण के साथ साथ अब समानीकरण जो दूसरा स्टेप है जी, उसको भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति यह है कि कहीं पर जैसे जो इंटीरियर के जरूरत से ज़्यादा अध्यापक हैं, वहाँ जरूरत से ज़्यादा अध्यापक है। जैसे जयपुर में ओवर ज़्यादा है क्राउडेड है, और बाड़मेर वहाँ है ही नहीं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ बच्चे बेचारे तरसते हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है। और ये जो इसका जो विरोध होता है, ये विरोध कोई जनता नहीं करती, ये जिनका स्वार्थ अटकता है, जो जिन शिक्षकों का स्थानांतरण होता है वही हल्ला मचाता वो है। हल्ला मचाता है। इसलिए इसमें तो कड़ाई के साथ कोई भी सरकार हो उसको। पर एकीकरण का तो आपके पार्टी के विधायकों ने भी बहुत विरोध किया, मुख्यमंत्री के पास जाके दबाव। पार्टी के विधायकों का जहाँ तक सवाल है, पार्टी के विधायक कोई ऊपर से नहीं आते। जनता जिस प्रकार लोगों का प्रेशर जो होता है उसके आधार पर होता है, पर हमारे यहाँ कोई इसका विरोध नहीं हुआ। और बाकी जहाँ जहाँ कुछ कमियां रही एकीकरण में उसको हमने दुरुस्त किया। कहीं कालीचरण जी, ये तो नहीं लगता कि जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो एक माइंडसेट जो तैयार करना था, कि ऐसा नहीं होता है। जहाँ 17,000 स्कूलों का एकीकरण हुआ तो ये मानव स्वभाव है। 17,000 में से जहाँ 1-2 हज़ार में विसंगतियाँ हुई उसको हमने दुरुस्त किया। स्कूली शिक्षा वाला डिपार्टमेंट है, उसका जो भी मंत्री बनता है उससे तो नाराजगी रहती है, वो भले गुलाब जी रहे चाहे कोई भी मंत्री रहा, क्योंकि ट्रांसफर का ऐसा झमेला। देखिए, स्थानांतरण का जहाँ तक सवाल है, स्थानांतरण एक इस प्रकार का मुद्दा है कि इसमें आप सबको राजी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिसको भी जयपुर में लाएंगे तो किसी को हटाना पड़ेगा। अब जिसको हटाएंगे वो नाराज होगा। तो इसलिए ये तो एक रूटीन सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नाराजगी और गैर नाराजगी। और नेता लोग ज़्यादा नाराज होते हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने ज़्यादा आपकी घेराबंदी। नहीं, जिस नेता के कहने से हमने जयपुर में लगा दिया दूसरा नेता, और जिसके कहने से नहीं लगा पाए वो नाराज। अब जयपुर में जितनी पोस्ट है उससे 4 गुना ज़्यादा सिफारिशें थी, और इसलिए आपने समझा कि इस नाराजगी वाले डिपार्टमेंट को तो छोड़ो। हमने वसुंधरा जी को यही कहा कि आप इस डिपार्टमेंट काम करने दो, मुझे तो काम करने दो, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि मैं केवल ट्रांसफर मिनिस्टर होकर के रह गया था। क्या लगता है कि टीचर्स के मामले में कोई ना कोई ट्रांसफर की नीति बननी चाहिए? क्यों नेताओं के देखिए, मेरा ये मानना है, और हमने जब मैं शिक्षा मंत्री स्कूली शिक्षा का था तो उस समय हमने महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ की शिक्षा नीतियों को मंगाया था। और ट्रांसफर्स तो केवल पॉलिसी के आधार पर होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आधार पर या इच्छा के आधार पर यदि ट्रांसफ़र होंगे तो जिस टीचर का हम ट्रांसफ़र करते हैं वो जिस दिन उसका ट्रांसफ़र होता है उस दिन से वो अपने इच्छित स्थान पर आने का जुगाड़ बिठाने में लग जाता है, जिससे छात्रों की अध्ययन में भी बाधा पड़ती है और वो टीचर भी मन लगा करके काम नहीं करता। और शायद मेरे ख्याल से लगता है कि नेताओं को भी छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो रोज़ लंबी जो लाइन लगती है। मैं खुद इस बात के पक्ष में हूँ, और यही हमने तय किया था कि एक बार ट्रांसफ़र करके और उसके बाद, क्योंकि ये पहले ये जो कालीचरण जी आप इसलिए किए कि पिछली बार राजनीतिक आधार पर लोगों को इधर उधर किया गया था, तो उनको दुरुस्त करके हमारी योजना थी कि अब ट्रांसफ़र पॉलिसी के आधार पर हम ट्रांसफ़र करें। अब पॉलिसी आने वाली है। अब पॉलिसी निश्चित रूप से आनी चाहिए, और देवनानी जी अब मंत्री बने। पर ये पॉलिसी की बात तो पिछले 20-30 सालों से तो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी नहीं, करती है। हमारे समय में जो पॉलिसी बनाने की बात थी वो लगभग तैयार है पॉलिसी। अब जो नए मंत्री पर आएगी नहीं कालीचरण जी। अब ये तो देखिए, अब जो नए मंत्री बने हैं उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वो पॉलिसीज को ट्रांसफर्स के मामले में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा धरने देने वाले, सबसे ज़्यादा आपके घर के बाहर नारे लगाने वाले भी वो शिक्षक संघी होते हैं, ऐसा? हाँ, मैंने बताया ना, अभी बिना पॉलिसी के ट्रांसफर्स हुए हैं, राजनीतिक आधार पर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिसका भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसको ये लगेगा कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, तो धरना भी देगा। लोकतंत्र में अधिकार है, धरना भी देगा, प्रदर्शन भी करेगा, और हम सबको फेस करते हैं, कोई खास बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, रूटीन काम है। ये आपके लिए तो एक सामान्य हो गया। आपने शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा, उसको तो उतार के देवनानी जी को संभला दिया,
लेकिन कॉलेज शिक्षा भी कालीचरण जी बियावान में भटक रही है, उससे कैसे निपटेंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण साहब। कालीचरण जी, बात हो रही थी कि आखिर में कॉलेज शिक्षा का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि जिस तरह का स्टैंडर्ड बन गया है, यहाँ के ग्रेजुएट लड़कों को बाहर नौकरी नहीं मिल पा रही। देखिए, इस बार हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की है जी। और एक स्किल यूनिवर्सिटी भी अभी पाइपलाइन में है। निश्चित रूप से जल्दी एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी हम खोलने जा रहे हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि 15 लाख नौजवानों को जो बेरोजगार हैं अगले 5 साल में हम नौकरियां देंगे। पर एक साल तो गुजर गया कालीचरण जी, सेक्टर में अब तो 4 साल रह गए। मैंने बताया ना, ये साल तो देखिए चुनाव का साल है और इसमें आपने देखा होगा कि पहले विधानसभा के चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, फिर आचार संहिता। पर ये तो जब आपने मैनिफेस्टो बनाया था फिर बाई इलेक्शन, तब भी पता था आपको। हाँ, मैंने बताया ना, ये हर बार होता है कि जो पहला साल होता है वो चुनावी साल होता है, आचार संहिताओं की भरमार होती है। इसलिए पहली साल में आप अपेक्षा करें कि कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे इस बार भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2-3 महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला काम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले CBSE के बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होता था जी, और इस बार सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। अब वेटेज आप तो हमने परसेंटाइल सिस्टम लागू किया। उसका ये परिणाम है कि जहाँ पहले CBSE के 80% बच्चों का एडमिशन होता था, अब अपने इस बार अपने राजस्थान बोर्ड के 80% बच्चों का एडमिशन हुआ है। दूसरा, हमने जो सुधार किया, पहले क्या था कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद उसको सेकंड ईयर में दोबारा एडमिशन लेना पड़ता था, सेकंड ईयर करने के बाद थर्ड ईयर में उसको दोबारा एडमिशन लेना पड़ता था। अब हमने कर दिया कि फर्स्ट ईयर एडमिशन पास करते ही ऑटोमेटिक उसका सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड, और सेकंड ईयर में करते ही थर्ड ईयर में हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हर यूनिवर्सिटी वगैरह सब में लागू राजस्थान में। और तीसरा जो हमने महत्वपूर्ण काम किया, डीफ डम्ब एंड ब्लाइंड जो बच्चे थे उनको 12th के बाद कहीं कोई पढ़ने की उनको अवसर नहीं मिलता था। इस बार हमने जो हमारा जयपुर का राजकीय महाविद्यालय है उसमें एक सेक्शन हमने खोला है, 8 सब्जेक्ट से लागू किया है उनके लिए। और जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको भी आगे चांसेज मिले, इस बात को ध्यान में रखकर हमने वहाँ सेक्शन खोला है। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने जो वैकेंसीज थी उन सबको कालीचरण जी यहाँ बात आ रही है कि हमने टीचर्स तो रेगुलराइज कर दिए, लेकिन 5-5 यूनिवर्सिटी में कुलपति नहीं है, लंबे समय से नहीं है। नहीं, देखिए, लंबे समय से नहीं है, ये अभी 2-3 महीने में ये सब खाली हुए हैं। अब कांग्रेस के राज में जो कुलपति लगे थे, हमने तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उनको कहीं कोई हटाने की कार्रवाई नहीं की, पर वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आप ही छोड़ के चले गए। तो अब राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति चले गए, कोटा के हमारे, पर उनका देवस्वरूप जी का कहना था कि सरकार उन पे दबाव बना रही थी, विशेषकर वो तो आपका नाम लेते हैं, कहते हैं कि कालीचरण जी ने इतना दबाव बनाया कि मुझे तो जयपुर रहने में ही बड़ी दिक्कत होने लगी। जो व्यक्ति इस्तीफा देके जाएगा उसको कुछ न कुछ कारण तो बताना ही चाहिए। कारण नहीं बताएंगे तो वो अपनी बात को सही सिद्ध कैसे करेंगे। असल में उन्होंने जिस प्रकार की अनियमितताएं की उससे घबरा करके वो गए। कालीचरण जी, एक बड़ी बात है कि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का बहुत नाम था, आप तो जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो देश की जाने मानी यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती थी, उसके बाद भी लंबे समय तक राजस्थान विश्वविद्यालय के। आज जिस तरह से गर्त में है, क्या उसको उठाने की, ऐसी राजस्थान की यूनिवर्सिटी को उठाने की कोई योजना? 5 साल में तो जिस प्रकार से चाहे उच्च शिक्षा का हो चाहे शिक्षा का हो, जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण बना, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमारा यही प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में और अब निश्चित रूप से सुधार होगा और आपको ये लगेगा 1-2 साल बाद कि शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया है, फिर वो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो और चाहे कोटा विश्वविद्यालय। डिग्री बेचने वाले विश्वविद्यालय कब बंद होंगे? निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में बहुत हो गए हैं जो डिग्रियां बेचते हैं, जगह जगह दुकानें लगाते हैं, दलालों के मार्फत से डिग्रियां बेचते हैं। निजी विश्वविद्यालयों का जहाँ तक सवाल है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की इस प्रकार की शिकायतें आई है, बाकी सारे निजी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमने पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ये मानना था कि आज पूरे देश में 1500 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और राजस्थान में भी उनका ये मानना था कि लगभग 100 के लगभग यूनिवर्सिटी। कालीचरण जी, ज्ञान आयोग ने कहा था यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए,
जहाँ शोध हो, जहाँ आदमी तैयार हो, जहाँ चरित्र का निर्माण हो, जहाँ नागरिक तैयार हो, यहाँ तो केवल डिग्रियां बेची जा रही जैसे हैं। मैंने कहा ना, आपने ये जो आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। 1-2% यूनिवर्सिटीज़ में निजी भी जहाँ भी इस प्रकार की कमियां है उसको हम दुरुस्त करने का कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादातर निजी यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, कालीचरण प्राइवेट जी, यूनिवर्सिटीज़ कालीचरण हैं, जी, उनमें ठीक है मामला। कालीचरण जी, नए नए तला- सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और नई नई टेक्निक वो लाए हैं। राजस्थान की कई यूनिवर्सिटी के दलाल घूमते हुए मिलते हैं। आप कोई सी भी डिग्री ले सकते हैं, कोई सी भी पीजी डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी तक कर सकते इस हैं। प्रकार की बात हमारे ध्यान में आते ही हम कैसे रोकेंगे उसे? बिल्कुल रोकेंगे। हमारे पास प्रोविज़न है, जो उनका एक्ट पास किया है उसमें ये निश्चित रूप से प्रोविज़न है कि इस प्रकार की गड़बड़ यदि कोई भी यूनिवर्सिटी करेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उस पर हम कुछ लगा सकते हैं, एक और कालीचरण जी, उनकी मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। बड़ी संख्या में राजस्थान में टेक्निकल एजुकेशन सेंटर खुल गए, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी संख्या में हो गए, लेकिन सब अब स्टूडेंट के लिए रो रहे हैं, सब में स्टूडेंट नहीं है। अब हमने इंडस्ट्रीज़ को भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ा है, प्लेसमेंट हाथों हाथ हो, इस बात का भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट बड़ा सजग है। और ये जो अप्रेंटिस एक्ट हमने जो विधानसभा में पारित किया है वो राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए गया हुआ है। राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद जब ये अप्रेंटिस एक्ट लागू हो जाएगा तो इसमें हमको बड़ा सहयोग मिलेगा। तो अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो तो सर्वाइव करेंगे, और जो जैसा आप कह रहे हो कि जो फर्जी कॉलेजेस हैं जो केवल डिग्रियां देते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। कि यहाँ डिमांड बिल्कुल नहीं होने के कारण जो सप्लाई का सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उद्यम के साथ मिलकर हम यहाँ डिमांड क्रिएट करें, यहाँ के बाजार को थोड़ा सा मजबूत? दुर्भाग्य रहा कि 5 साल बाद हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई तो पुनः हमारा राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया। जो निवेश विनियोजन होना था, इन्वेस्टमेंट होना था, वो रुक गया और उसका ये परिणाम है कि आज हमारा राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में। मुझे आशा है कि अगले 4 सालों में शानदार इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में होगा और हमारा प्रदेश फिर से डेवलप्ड स्टेट्स के रूप में आएगा और यहाँ जो बच्चे चाहे इंजीनियरिंग करें चाहे डॉक्टर्स करें उनको नौकरी मिलने में कहीं कोई कालीचरण जी, क्या है ये, क्या राजनीति की बात है कि जो भी सरकार नहीं आती है वो 2-2.5 साल तक तो पुरानी सरकार को कोसने में निकाल देती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछली बार आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का मैनिफेस्टो बनाया था उसमें से 95% हमने वादे जो चुनाव घोषणा पत्र में किए थे उसको हमने पूरा किया। पर जो और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव घोषणा पत्र स्वराज संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है ये हमारे लिए गीता है। पर कालीचरण जी, आपके निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि 4 साल बाद जब सरकार के 4 साल हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में आपने तो कितने मोहलत वादे ले ली, किए। आपने तो टाइम ले लिया जनता से। नेचुरल चीज़ है ये। जो आपने 1 साल तो ये कह के गुजार दिए कि चुनाव घोषणा पत्र जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। पहला साल मैंने जैसा कहा कि ये चुनावी साल है, आचार संहिताओं की भरमार, हर 2 महीने बाद आचार संहिता, 6 महीने तो साल भर में आचार संहिता में चले गए। कालीचरण जी, आपकी यही तो अदा है, इसी के कारण तो चक्कर में आ जाते हैं। आपने 1 साल तो आराम से निकाल दिए और 4 साल का और टाइम ले लिया जनता साल को। भर कोई भी सरकार हो, साल भर आचार, क्योंकि पहले विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर स्थानीय निकायों के चुनाव, फिर पंचायत के पर चुनाव। पर कालीचरण जी, 100 दिन का एक कार्य योजना बनाई, उसका क्या रिजल्ट आया? अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। 1 साल में तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। जो काम जनता मतलब अपेक्षा नहीं करती थी उससे ज़्यादा काम हो गया। यानी ये मिरेकल है कि 20,000 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए हमने आदेश दे दिए हैं और अधिकांश वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। इसी प्रकार से जितने भी जयपुर वो अपने राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें सब में गौरव पथ बनाने का काम और प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में जहाँ पहले कांग्रेस के राज में एक भी गांव ऐसा नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं कि जहाँ 3 घंटे ज़्यादा बिजली आती है। हमने 6 घंटे से ज़्यादा बिजली सब जगह दी। असलियत क्या है? और मैं बताऊं आपको, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5,000 से ज़्यादा इस प्रकार की ग्राम पंचायतें हैं जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, एक आदेश के साथ, और हमने 5,000 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की और वो कार्य रूप में अगले सत्र में। कालीचरण जी, बात जो समस्या आ रही है वो ये है कि चेहरा बदल गया सरकार का, चरित्र भी बदल गया सरकार का और योजनाएं भी बदल गई, लेकिन नीचे की मशीनरी वही है, ढीली बीली और सड़ी गली मशीनरी। अभी जब कलेक्टरों के रिपोर्ट कार्ड आए तो पता लगा कि
75% तो सरकार की निर्देशों का पालन ही नहीं करते, गाँव में जाते ही नहीं है, दौरे करते ही नहीं है। जब ये स्थिति कलेक्टरों की है तो नीचे अधिकारियों के क्या जैसा हाल होंगे? मैंने आपको कहा कि ब्यूरोक्रेसी वही है, जी तो उसको सुधारने में टाइम लगेगा। पर आपने देखा होगा कि जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने हवाई अड्डे से दिल्ली से जब आ रही थी तो उन्होंने केवल इतना पूछा कि जयपुर का जेडीसी कौन है। उसके बाद 3 दिन में जिस प्रकार से जयपुर में सफाई का अभियान चला वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये घोड़े की सवारी कौन घुड़सवार कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और मैंने जैसा आपको यही कहा, तो आशा थी पिछली बार का जो एक वो था कि आशा पर जनता के पर 1 साल गुजर गए। जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतरेगी। मैं बार बार कह रहा कितना हूं, टाइम? जब मैंने बताया कि जनता 4 साल की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे, और यदि जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा नहीं उतरते तो 46 में से 40 नगर पालिका और नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनता। नहीं बिल्कुल, जनता तो बिल्कुल साथ है आपके। जनता भी इस बात को समझती है कि आचार संहिता के कारण जो काम होने चाहिए थे 1 साल में वो नहीं हुए। क्यों? कि लोकसभा के चुनाव की 2 महीने आचार संहिता, फिर उपचुनाव हुए विधानसभा के उसकी 2 महीने की आचार संहिता, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसकी आचार संहिता, और अब 24-25 को फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो ये साल तो मार्च अप्रैल तक तो आचार संहिता में गुजरेंगे। इसके बाद आप देखिएगा, मैं जैसा मैंने बता रहा कितना टाइम? मैंने बताया ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो हमारे लिए भगवत गीता के समान है, और उसको हमने सरकारी दस्तावेज के रूप में अंगीकार कर लिया। सारे अध्याय कब पूरे होंगे? सारे काम जब हम अगली बार चुनाव में जाएंगे उसके पहले सारे काम जो हमने, यानी कालीचरण जी पूरे के पूरे 4 साल मांग लिया आपने। 4 साल नहीं मांगे, मैंने नहीं मांगे, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है। मैंने पिछली बार भी जैसा कहा वसुंधरा जी का राज था तो हमने 5 साल में 95% से ज़्यादा वादे पूरे किए, और उसी के अनुरूप मैं एक बता रहा हूँ कि इस बार भी हम हमारे वादे पूरे करेंगे, और उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। और जनता को लग रहा है कि जिस प्रकार की नीयत सरकार की है और जिस प्रकार से काम हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनको पूरा कर पाएंगे। कालीचरण जी का कहना है कि हमारे लिए गीता है हमारा मैनिफेस्टो, और वो गीता का पूरा अध्याय 5 साल यानी कि अगले चुनाव आने तक पूरा होगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।